अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और डेफिनेशंस हैं उनको कवर करना है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.5 है इसको हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इससे पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ये सेक्शन है ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, इनको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 4 काम करने होंगे। पहले नंबर पर हमें पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स को उनकी पोलर फॉर्म में लिखना होगा। और तीसरे नंबर पे हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जहाँ पे मॉडुलस और कॉन्जुगेट का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। और उसके बाद एंड के ऊपर हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स की जो एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ के अंदर वो वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने करनी होगी अपनी एक्सरसाइज के अंदर। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को। यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें, इससे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को मिला के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद अगर हम दो चीज़ों को मिला के पोल और पोलर एक्सिस को मिला के एक और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे तो उसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता था, एक होता था वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी जगह डिस्कस करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो उस वक्त यहाँ पे हमारे पास होगा एक पोल। ठीक है, यहाँ पे जो ओरिजिन होता था जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते थे, अब वहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे पोल। और उसके बाद जो एक्स एक्सिस है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहते हैं पोलर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें जो पॉइंट हम डिनोट करते थे उसके में चाहिए होते थे दो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता था एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट होता था वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हमने जिस पॉइंट को डिनोट करना है यहाँ पे भी हमारे पास उस पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेट को हम आर कहेंगे, एक को हम थीटा कहेंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थीटा है उसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जो ओरिजिन से फासला आर के ऊपर है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आर है, आर फासले के ऊपर है ओरिजिन से, उसकी जो लाइन है जो कि उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला रही है वो लाइन पोलर एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस, पोल से लेके उस पॉइंट तक हमारे पास जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं आर। देखें, जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है इसका मतलब ये है कि अगर जिस डायरेक्शन में हमारा ये एंगल है, अगर आप इसी डायरेक्शन में पॉइंट अपना डिनोट करना चाहते हैं तो फिर ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। अगर आपका एंगल तो है यहीं पे थीटा, लेकिन अगर आप पॉइंट इस साइड के ऊपर इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर डिनोट करना चाहते हैं तो उस वक्त आपके पास ये जो आर है ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है डायरेक्टेड डिस्टेंस का। उसके बाद अगर हम प्रॉपर इसके एक ऊपर डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमें एक उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दिया पोलर फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमारे पास पोल है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोलर एक्सिस है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो बनता है पाई/4 यानी कि 45 डिग्रीज। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्रीज, यहाँ पे 180 डिग्रीज, यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है 270 डिग्रीज, और उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारे पास एंगल जो है वो बनता है 360 डिग्रीज। अब देखिए, एंगल को डिनोट करने के लिए उन्होंने हर क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक क्वाड्रेंट, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास है चौथा क्वाड्रेंट। जो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है उसके अंदर होते हैं टोटल 90 डिग्रीज। ठीक है, एंगल के उसके अंदर 90 डिग्रीज होते हैं। तो अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो होगा 45 डिग्रीज। ठीक है, अगर आप 45 डिग्रीज को रेडियंस में चेंज करें तो पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो आपके पास पाई/4 रेडियंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो एंगल है वो है पाई/4, तो यहाँ तक दूसरा पाई/4 ऐड हो जाएगा, यहाँ तक तीसरा पाई/4, यहाँ तक चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, इस तरह से हम जो एंगल्स हैं इनको यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं 1 पाई/4, 2 पाई/4, 3 पाई/4, 4 पाई/4,
5π/4, 6π/4, 7π/4 और 8π/4। ठीक है, जिस तरह से आपके पास एंगल्स हैं। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया एंगल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट डिनोट किया हुआ है, पॉइंट P। इस पॉइंट P के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है R और थीटा। थीटा की तो हमें समझ आ गई कि वो लाइन जो कि इस पॉइंट को पोल के साथ मिलाती है, वो लाइन जो एंगल बनाती है इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ या फिर पोलर एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। उसके बाद हमारे पास है R। अब ये जो R है, इसको समझते हुए ये जो यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, हम इन सर्कल्स को भी समझ लेते हैं। R का मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट P है ये पोल से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। अब देखें डिस्टेंस हमने अब कैसे कैलकुलेट करना है, उसका भी तो हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे सर्कल्स लगाए हैं। देखें डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इस पोलर एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 1 है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 3 यूनिट्स और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 45। ठीक है, 45 डिग्रीज, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है पोल से वो 3 यूनिट्स है। अगर देखिए इसको हमने 3 यूनिट्स इस लाइन के ऊपर आगे बनाना है, तो उसके लिए हमने डिस्टेंस मेजर करना है 3 यूनिट्स इस पोलर एक्सिस के ऊपर यहाँ पे। उसके बाद 3 से हमने बना देना है एक सर्कल। ठीक है, 3 से हमने एक सर्कल बना देना है। वो सर्कल जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को जो कि एंगल को शो कर रही है, उस पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने बनाना है एंगल। अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसको डिनोट करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो आपने सबसे पहले एंगल वाली लाइन बनानी है। उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि आपने 3 यूनिट्स इसके ऊपर ट्रैवल करना है लाइन के ऊपर, यानी कि अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो 3, थीटा, यानी कि अगर आपको R की वैल्यू 3 गिवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 3 यूनिट्स डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे पोलर एक्सिस के ऊपर। उसके बाद यहाँ से आप बनाएंगे एक सर्कल, क्योंकि सर्कल जब आप बनाते हैं तो जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे है पोल से, वही डिस्टेंस आपके पास पोल से इस पॉइंट तक होता है, क्योंकि जो आपका सर्कल होता है उसका रेडियस होता है कांस्टेंट। और ये जो आपके पास डिस्टेंस है बेसिकली ये इसी सर्कल का रेडियस ही है। इसीलिए ये जो आपके पास डिस्टेंस है पोल से उस पॉइंट तक, उसको आप R से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि रेडियस से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने किसी भी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर एक एग्जांपल भी होगी, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, इसको उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिनोट किया हुआ है। ये हमारे पास पॉइंट है 5, π/4। देखें सबसे पहले हमने उसी तरह से अपना एंगल बनाना है। हम जानते हैं ये हमारे पास पोलर एक्सिस है, ये हमारे पास पोल है, और हमारे पास ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसके अंदर हमारे पास जो टोटल एंगल होता है वो होता है 90 डिग्रीज। लेकिन हमें यहाँ पे एंगल चाहिए π/4। अगर आप π/4 को डिग्रीज में चेंज करें तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो आपके पास जो आंसर है वो आता है 45 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि आपको 45 डिग्रीज एंगल चाहिए, तो 45 डिग्रीज इस टोटल एंगल का हाफ बनता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है वो इस तरह से ऐसे पास करेगी। ठीक है, आपने एंगल बना लिया। उसके बाद आपको चाहिए डिस्टेंस 5। डिस्टेंस 5 देखिए आप कहाँ पे मेजर करेंगे, वो आप मेजर करेंगे इस पोलर एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस बनता है 5, तो जो आपके पास ये डिस्टेंस 5 बना है, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ से एक सर्कल ऐसे बना दें। ठीक है, इस लाइन को जिस पॉइंट के ऊपर ये सर्कल मिलेगा वो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, या फिर आप इस डिस्टेंस को मेजर कर लें, जितना ये डिस्टेंस बनता है उतना ही डिस्टेंस आप इधर इस लाइन के ऊपर ले लें, तो आपके पास वो जो पॉइंट होगा वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने डिनोट करना है अपने पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। उसके बाद देखें यहाँ पे ये चीज़ आगे बताई हुई है कि अगर हमारे पास जो R है वो हो जाए नेगेटिव, तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास जो एंगल है वो π/4 है, यहाँ पे हमने अगेन एंगल तो वही लेना है π/4। अब यहाँ पे देखें उन्होंने इस साइड के ऊपर लाइन को बनाया डॉटेड। डॉटेड इसलिए बनाया है कि ये जो पार्ट है लाइन का ये वाला, ये यूज़ नहीं हो रहा। अब लाइन का ये वाला जो पार्ट है ये यूज़ होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस होता सिर्फ 5 तो उसको तो फिर आप यहाँ पे बना देते जहाँ पे एंगल है, और जिधर आपकी लाइन जा रही है वहीं पे आप इसको बना देते। लेकिन क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ गया -5, तो आपने इधर बनाने की बजाय उसको इधर बनाना है अपोजिट साइड के ऊपर। ठीक है, ये इसका मतलब है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हमारे पास एंगल आ जाए ये, ठीक है, अगर आपके पास ये एंगल हो थीटा और आपको डिस्टेंस R दे दिया जाए यहाँ पे -10, तो फिर आप 10 यूनिट्स इधर आने की बजाय यहीं से पीछे जाएंगे और पीछे यहाँ पे आप बनाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो
पॉइंट बनेगा वो ये होगा -10 कॉमा थीटा, ठीक है। वो पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि थीटा आपका जो एंगल है वो यहाँ तक आया, ठीक है। उसने आपको ये लाइन दी, लेकिन क्योंकि आपके पास जो आर था वो था नेगेटिव, तो आपने 10 यहाँ पे लिखने की बजाय इस लाइन को किया बैक साइड के ऊपर एक्सटेंड, और आपने बैक साइड के ऊपर -10, यानी कि जितना यहाँ पे आपने डिस्टेंस जाना था 10 यूनिट्स, उतना ही डिस्टेंस आप पीछे गए हैं और आपने यहाँ पे -10 को डिनोट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंसेस को डिनोट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और भी चीज़ बताई हुई है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है, इसको डिनोट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, जो कि उन्होंने हमें यहाँ पे नीचे बता दिए हैं, यहाँ पे, ठीक है। -5 π/4 एंड 5 5 π/4 रिप्रेजेंट दी सेम पॉइंट इन द प्लेन। अब देखें सेम पॉइंट को क्यों डिनोट करें, कैसे डिनोट करें, उसको ज़रा देख लें। अब जो पहला पॉइंट हमारा है, इसको तो हमने देख लिया, हमने π/4 एंगल लिया, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव था, तो हम यहाँ से फिर पीछे गए इधर 5 यूनिट्स। लेकिन अगर हमें एंगल दे दिया जाए ये वाला 5 π/4, अब देखें 5 π/4 हमारे पास कैसे आया है। हमने 5 π/4 इस तरह से हासिल किया कि हमने π/4 के अंदर पाई को कर दिया ऐड। जो पाई होता है वो होता है 180 डिग्रीज़। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो π/4 है, अगर आप इसके अंदर 180 डिग्रीज़ ऐड करें, जो कि इतना एंगल बनता है, तो आप एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो टोटल अब एंगल बनता है वो ये बनता है 5 π/4। अब देखें ये आपके पास एंगल बन गया, आपकी लाइन आ गई इसी डायरेक्शन के अंदर। अगर अब आपको ये पॉइंट अब चाहिए तो अब आप नेगेटिव डिस्टेंस नहीं ले सकते। अगर अब आपने डिस्टेंस ले लिया नेगेटिव, तो फिर आपको जाना पड़ेगा बैक साइड के ऊपर, क्योंकि लाइन आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे +5। अब यहाँ पे आप डिफरेंस नोट करें कि जब आपने एंगल लिया था π/4, तो उस वक्त आपने डिस्टेंस लिया -5, ठीक है, क्योंकि आपने उसके अपोजिट साइड के ऊपर जाना था अपने पॉइंट के ऊपर। लेकिन जब आपने उसमें पाई ऐड कर दिया, यानी कि 180 ऐड कर दिया, तो फिर आपने डिस्टेंस पॉजिटिव ही लिया, क्योंकि वो आपको अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर वो एंगल पहुंचा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमने किसी भी पॉइंट को किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिनोट करना है। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंसेप्ट को शिफ्ट करना है। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इनकी पोलर फॉर्म क्या होती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास न्यू टॉपिक है, कंसिडर द एडजॉइनिंग डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो डायग्राम है, इसके अंदर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये कम्प्लेक्स नंबर x + i/y। तो ये हमारे पास जो इसका वेक्टर है, इसका जो मॉडुलस है या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास है √(x² + y²), ठीक है। ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जो कि उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से होता है। अगर हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है, इसको अगर आप चेंज कर दें इसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो इसका जो x कंपोनेंट हम जानते हैं ये होता है r cos, और जो इसका y कंपोनेंट है ये होता है r sin। उसके बाद अगर आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, फिजिक्स में आप पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अगर x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें r cos, इस तरह से, ठीक है, x + i/y को हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर x की जगह पुट कर दें r cos, और जो y है ये वाला, उसकी जगह आप पुट कर दें ये r sin, तो आपके पास आ गई है आपकी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, ठीक है। वेयर r = मॉडुलस ऑफ z √(x² + y²). अब देखें यहाँ पे हमारे पास r तो आ गया। r के बारे में हम पहले से जानते हैं कि जो r होता है वो बराबर होता है मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है, उसके बारे में भी हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। थीटा अगर हमने फाइंड करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, देखें जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिनोट करना होगा, तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। एक हमें r चाहिए होगा, ठीक है, जो कि मॉडुलस के बराबर होगा, वो तो हम कर लेंगे कैलकुलेट। दूसरा में जो कोऑर्डिनेट चाहिए होता है वो होता है थीटा, यानी कि एंगल उसका क्या एंगल होगा पोलर एक्सिस से। जो एंगल है हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। थीटा = टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपने जब भी एंगल कैलकुलेट करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, तो आपने फिर इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। अब देखें ये आया कैसे है, उसके लिए आप देखें इस ट्राइंगल को, ठीक है, ये जो आपके पास राइट ट्राइंगल है, इससे अगर आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लें यहीं पे, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आएगा, टेंजेंट थीटा = देखें जो टेंजेंट थीटा है उसका फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर y है, बेस x है, तो यह जाएगा y/x। अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो टेंजेंट लेके जाना पड़ेगा उधर, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है। तो इस तरह से हमें यह फार्मूला मिलता है एंगल का। तो देखें जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पे हमें उसका मॉडुलस चाहिए, यानी कि r चाहिए,
दूसरे नंबर पे हमें चाहिए एंगल, जो कि हमें इस फार्मूला से मिलेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। दो चीज़ें हमारे पास जब आ जाएंगी तो हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 12। इस एग्जाम्पल 12 के अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है। उससे पहले देखिए हमारे पास एक और भी चीज़ है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू सिस थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कॉस की जगह पे सी लिख सकते हैं, आयोटा की जगह पे ये आई लिख सकते हैं, साइन की जगह पे आप ये एस लिख सकते हैं और आगे थीटा की जगह आप ये थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे की ये शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन 1 थी ये वाली, ये हमारे पास है पोलर फॉर्म किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। इसको आप देख लें, हमने अब इसी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है अपने कम्प्लेक्स नंबर को, जो कि एग्जांपल 12 के अंदर गिवन है। देखिए हमने दो ही चीज़ें फाइंड करनी होगी पोलर फॉर्म के लिए, आर और थीटा फाइंड करने, उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, पुट आर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आर कॉज ऑफ थीटा नहीं है, ये हमारे पास है आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे देखें, ये उन्होंने जिस प्रोसेस से किया है, हम इससे इजी प्रोसेस से पहले करते हैं। सिंपली आपके पास ये जो x है और ये जो y है, आप इनके सिंपली स्क्वायर्स ले लें, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और ऊपर अगर आप ले लें स्क्वायर रूट तो आपके पास जो है वो r आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने किया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे भी उन्होंने ऐसे ही स्क्वायर रूट लिया है दोनों साइड्स के ऊपर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। देखिए उसी हमने प्रोसेस से किए हैं जैसे हम अपनी पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर जो मॉडुलस है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट हो गया, आर कैलकुलेट हो गया 2। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने कैलकुलेट करना है थीटा। थीटा के लिए आपने लिखना है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जो आपके पास टेंजेंट इनवर्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, वो बराबर होता है 60 डिग्रीज के। अब देखें आपके पास होते हैं दो ऑप्शंस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये कैलकुलेट करने के। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेबल को यूज़ कर लें। तो हम यहाँ पे टेबल भी बना के देख लेते हैं, उस टेबल को हम देखते हैं, फिर आगे हमारी जो एक्सरसाइज होगी वहाँ पे भी हम अपने टेबल को यूज़ करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल है, इसका टेबल हम यहाँ पे इसका बना लेते हैं। देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो एंगल्स पता होने चाहिए जिन एंगल्स की हमें टेबल वैल्यू देते हैं। वो हमारे पास एंगल्स हैं ये वाले 0 डिग्री, उसके बाद हमारे पास है 30 डिग्रीज़, उसके बाद है 45 डिग्रीज़, उसके बाद हमारे पास है 60 डिग्रीज़ और उसके बाद हमारे पास होता है 90 डिग्रीज़। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स हैं, टोटल 5 एंगल्स हैं जिनकी हमें टेबल से वैल्यू मिलती है। तो टेबल हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास साइन, उसके बाद हमारे पास होता है कॉज, उसके बाद हमारे पास होता है टेन। काउंटिंग लिख लें आप 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका ये मेथड है टेबल बनाने का कि आपने 0 से 4 तक काउंटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद जो कॉज है उसकी काउंटिंग आपने रिवर्स डायरेक्शन में लिखनी है कि 4 3 2 1 0, और उसके बाद आपने इन सब को डिवाइड करवा देना है 4 के ऊपर, इधर भी इधर भी। इस तरह से सबको 4 के ऊपर आपने डिवाइड करवाना है। उसके बाद आपने इन सब का लेना है स्क्वायर रूट, जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इन सब का आप ले लें आप स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ से हमें वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1/2, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1/2, यहाँ से हमें वैल्यू अगेन वही मिलेगी 1/2, और उसके बाद यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1/2, और उसके बाद यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0। उसके बाद है टेंजेंट। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है ये बराबर होता है साइन ओवर कॉज के। तो आप सिंपली साइन के ऊपर कॉज वाली वैल्यूज़ डिवाइड करवाते जाएँ तो आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी टेंजेंट की। टेंजेंट अगर आपने फाइंड करना है 0 का तो इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 0/1 करेंगे तो 0 आंसर आएगा। उसके बाद 1/2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/√3। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3
और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1 के ऊपर जब आप 0 को डिवाइड करवाएंगे तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से आपने टेबल बनाना है, यहाँ पे आपके पास ये ऊपर एंगल्स लिखे हुए हैं, इन एंगल्स की आपको ये वाली वैल्यूज़ ये टेबल देता है। ठीक है, साइन कॉज और टेंजेंट की आपको ये वैल्यूज़ मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे टेंजेंट की कौन सी वैल्यू बतानी थी। हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, फिर रिक्वायर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे हमने टेंजेंट नहीं बताना, यहाँ पे हमने टेंजेंट का बताना है इन्वर्स, यानी कि हमने एंगल बताना है और हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास इनपुट आई है इन्वर्स के अंदर, ये टेंजेंट हमें कब आउटपुट देता है। ठीक है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है ये हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर कब देता है, हमने वो एंगल बताना है इस इन्वर्स का। ये मतलब है, देखें जब टेंजेंट होता है तो इनपुट में हमें एंगल देना पड़ता है, आउटपुट में हमें कोई आंसर मिलता है। लेकिन जब टेंजेंट का इन्वर्स होगा तो वो जो आंसर पहले मिलते थे वो इनपुट बन जाएंगे और एंगल्स होंगे आउटपुट। तो हम देखते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये हमें टेंजेंट कब देता है, वो हमारे पास फिर इस इन्वर्स का आंसर होगा। तो देखते हैं हम दोबारा अपना टेबल, इस टेबल के अंदर अगर आप देखें टेंजेंट को, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर है वो आपको मिलता है 60 डिग्रीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसका जो टेंजेंट इन्वर्स है वो हमारे पास है 60 डिग्रीज़। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, आपके पास आर भी आ गया, आपके पास थीटा भी आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू लिखें। देखिए पहले बेहतर तो ये है कि आप इसकी जनरल फॉर्म लिख लें। जनरल फॉर्म हमारे पास है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इधर ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब ये है कि आर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आर आप इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें अलहदा से, फिर इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें। उन्होंने यहाँ पे अलहदा से मल्टीप्लाई करवा दी। आर हमारे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें सबके साथ, कॉस 60 लिख लें, ये 60 आपको यहाँ से मिल गया, और साइन 60 लिख लें, इधर आयोटा भी लगा लें, तो ये आपने यहाँ पे लिख दी इसकी पोलर फॉर्म। तो इस तरह से हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म्स के अंदर डिनोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इसको देखते हैं। द प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग a कॉमा b टू द ओरिजिन इन द आर्गेंट प्लेन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डेफिनेशन आ गई। प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा का, ये वो एंगल होता है किसके दरमियान होता है, बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग a b टू द ओरिजिन। यहाँ पे इसको हम ड्रा करके देख लेते हैं, ये बात ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट a कॉमा b है, ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a प्लस b आयोटा, ये उसी को डिनोट कर रहा है। वो लाइन जो कि इस पॉइंट a कॉमा b को ओरिजिन के साथ मिलाती है, वो लाइन जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा होता है, और यही एंगल आपके पास होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट z इज इक्वल टू थीटा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इसका a आपने कैपिटल लिखना है। ठीक है, जब सिंपली आर्गूमेंट लिखा हो तो उसका a छोटा होता है, लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो तो उसका जो a है ये आपने कैपिटल लिखना होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, और ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a। हम जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर को हम आमतौर पर इस तरह से लिखते हैं a प्लस b आयोटा, तो a उसका रियल पार्ट है और b उसका इमेजनरी पार्ट है। तो आपने जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करना हो तो सिंपली आपने उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसको ऊपर लिखना है, उसके रियल पार्ट को नीचे लिखना है, और उसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है टेंजेंट इनवर्स। तो इस तरह से आपके पास थीटा आ जाएगा, और थीटा ही प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो होगा। इट इज़ डिनोटेड बाई ARG, यहाँ पे जो a है वो कैपिटल है। ठीक है, इट इज़ ए सिंगल, ये एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट की एक ख़ास वैल्यू होती है। टिपिकली चूजन विद इन ए स्टैंडर्ड रेंज, और इसकी एक स्टैंडर्ड रेंज होती है, इस रेंज के बाहर ये नहीं हो सकती। रेंज देखें इसकी क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z बिलोंग्स टू माइनस पाई एंड पाई। यहाँ पे देखिए माइनस पाई जो इसके साथ छोटी ब्रैकेट है, और जो पाई है इसके साथ है बड़ी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो इंटरवल है यहाँ पे ओपन है, यानी कि माइनस पाई इसमें शामिल नहीं है, और जो कैपिटल पाई है इसके साथ है बड़ी ब्रैकेट, इसका मतलब यहाँ पे इंटरवल है क्लोज्ड। इंटरवल क्लोज होने का मतलब ये है कि पाई जो है ये इसमें शामिल है। माइनस पाई और पाई, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यूज़ हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड रेंज है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड रेंज है वो यहाँ पे बताई हुई है कि माइनस पाई से लेके प्लस जो पाई है उस तक या उसके दरमियान आप इनकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। माइनस पाई का मतलब होता है माइनस 180, और उसके बाद आपके पास जो प्लस पाई है इसका मतलब है प्लस 180। ठीक है, इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं एंगल की वो आप ले सकते हैं, वो होंगी आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यूज़। और उसके बाद जो यहाँ पे माइनस पाई पे इंटरवल ओपन है, इसका मतलब है कि माइनस पाई जो है ये आप नहीं ले सकते प्रिंसिपल आर्गूमेंट के तौर पे, इससे बड़ी वैल्यूज़ ले सकते हैं। और
पाई के ऊपर इंटरवल क्लोज्ड है, यानी कि पाई इसमें शामिल है, 180 शामिल है, तो जो 180 है ये आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, 180 माइनस वाला और 180 प्लस वाला, इनके दरमियान वाली वैल्यूज प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन सकती हैं। माइनस 180 नहीं बन सकता, लेकिन जो प्लस का 180 है ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नेम है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। अब हमने ये देखना है कि पोलर फॉर्म के अंदर किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। सिंपल से ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, पोलर फॉर्म के अंदर दोनों गिवन है। Z1 प्लस Z2 अगर आपने करना है तो आपने इस तरह से दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। उसके बाद देखिए R1 को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, R2 को हम इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। और जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर भी हमने ऐसे ही करना है, सिर्फ साइन यहाँ पे माइनस का है, रियल पार्ट्स को आपस में माइनस कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हमने करना है आपस में माइनस। उसके बाद देखिए हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब ये हमारे पास जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफ़ी इजी भी है। अब देखें, दिखने में तो हमें और सोचने में ऐसा लग सकता है कि जो पोलर फॉर्म है उसके अंदर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसकी निस्बत मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा ईजी है। उसकी वजह यह है कि जब आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, देखें यहाँ पे आपके पास है ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स, पहला आपके पास है Z1, दूसरा आपके पास है Z2। आपने अगर इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने सिंपली दो काम करने हैं। पहले नंबर के ऊपर आपने इनके जो मॉडुलाई हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, R1 और R2 को इस तरह से। दूसरे नंबर पर इनके जो एंगल्स हैं, देखें यहाँ पे एंगल है θ1 और θ1 इधर भी होगा इधर भी होगा। इस पूरा जो कम्प्लेक्स नंबर, इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ही एंगल है, इधर भी सिर्फ एक ही एंगल है θ2। तो आपने θ1 और θ2 को सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, आपने सिर्फ दो काम करने हैं। पहले नंबर पे इनके जो मॉडुलस हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख देना है। उसके बाद इनके जो एंगल्स हैं उनको आपने ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। और ये आपने स्ट्रक्चर पूरा करना है, क्योंकि आपका जो गिवन डेटा है उसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर्स दोनों आपको गिवन है ये है पोलर फॉर्म के अंदर, तो आपका जो रिजल्ट है ये भी पोलर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। उसकी पोलर फॉर्म आपने इस तरह से कंप्लीट करनी है कि आपने पहले उसका मॉडुलस लिखना है। इस तरह से मॉडुलस जो है वो किस तरह से आएगा, वो इन दोनों मॉडुलस का या इन दोनों मॉडुलाई का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के अंदर जो थीटा है जो एंगल है वो क्या होगा, वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके एंगल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आएगा आयोटा साइन, और उसके बाद इनके एंगल्स जो है ये अगेन यहाँ पे हो जाएंगे ऐड। यहाँ पे आपने जो पोलर फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर कर लिया कंप्लीट। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास आ जाए दो कम्प्लेक्स नंबर्स और दोनों पोलर फॉर्म के अंदर हों, आपने अगर उनको मल्टीप्लाई करवाना हो तो आपने सिंपली सबसे पहले पोलर फॉर्म का स्ट्रक्चर लिखना है अपने आंसर का इस तरह से। ठीक है, पोलर फॉर्म का स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद जो उसका मॉडुलस है उसके अंदर आपने उन दोनों के मॉडुलाई को मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। उसके बाद आपने कॉस के अंदर और साइन के अंदर उनके जो एंगल्स हैं θ1 और θ2 सिंपली उनको ऐड करके लिख देना है। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है ये हो जाएगी। अब देखिए आपने इसको अब याद कैसे रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर हमने एंगल्स को ऐड करना है। देखें, जब हमारे पास दो नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, अगर बेसिस हो सेम तो उनकी पावर्स आप करते हैं ऐड। देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर जिस तरह से पावर्स ऐड होती हैं आपने उसी तरह से याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के जो एंगल्स हैं उनको ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास होती है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और डिवीजन से पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ये हम देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इससे पहले आप एक चीज़ और देख लें। यहाँ पे जो आपके पास ये लिखा हुआ है आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो Z1 इंटू Z2 आपके पास नया कम्प्लेक्स नंबर आया है, इनके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में उसका क्या एंगल बनेगा? उसका एंगल बनेगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। यहाँ पे हमने यही लिखा है। θ1 क्या है? आर्गूमेंट ऑफ Z1 है पहले का आर्गूमेंट यानी कि पहले का एंगल, और θ2 क्या है? ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है। तो ये चीज़ MCQs में पूछी जा सकती है कि जो आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 है वो किसके बराबर है। वहाँ पे देखें ये भी ऑप्शन हो सकता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गूमेंट ऑफ Z2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन पे टिक नहीं करना, आपने उसको एडिशन में लिखना है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसका जो आर्गूमेंट है वो पहले दोनों आर्गूमेंट्स का सम होगा, यानी कि उनकी एडिशन के रिजल्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 3 है, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी है तो सिंपली इनके जो मॉडुलस हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें 5 और 4 को। उसके बाद कॉज लिखें, आयोटा साइन लिखें, स्ट्रक्चर पूरा करें। ठीक है, क्योंकि आपके जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हैं पोलर फॉर्म के अंदर, तो आंसर भी आपको पोलर फॉर्म में ही मिलना है। उसके बाद दोनों के जो एंगल्स हैं π/6 और 3π/2, इन दोनों को आप करवा दें ऐड, इधर भी और इधर भी, और एंड के ऊपर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने
प्रोडक्ट फाइंड करना है दो कम्प्लेक्स नंबर्स का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके पास इस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, एक कम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास Z1 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास Z2, तो आपने अगर उनको डिवाइड करवाना है तो आपने सिंपली उनके जो मॉडुलाई हैं यानी कि R1 और R2 इनको आपने डिवाइड करवा देना है। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि आपने मल्टीप्लिकेशन को पावर के साथ रिलेट करके याद करना है कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स होती हैं ऐड, उसी तरह से एंगल्स भी ऐड होते हैं। जब आपके पास होती है डिवीजन तो उस वक्त पावर्स होती हैं सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से जब यहाँ पे डिवीजन होगी तो एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपके पास जो ऊपर कम्प्लेक्स नंबर है ये वाला Z1, उसका जो एंगल है वो पहले लिखना है, और जो नीचे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है Z2 उसका जो एंगल है θ2 वो आपने लिखना है बाद में। θ1 माइनस θ2 यहाँ पे भी आएगा, वो इधर भी आएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, कॉज आ गया, आयोटा साइन आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया मॉडुलस। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया आपकी डिवीजन का। इसको आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है MCQ, उसके लिए इसको देख लें। अब जैसे वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने आर्गूमेंट बताना हो Z1 इंटू Z2 का, तो आपने इसको इस चीज़ के बराबर नहीं कह देना कि उनके जो आर्गूमेंट्स है दोनों के अलग-अलग उनका जो प्रोडक्ट है ये उसके बराबर है। ये उनके आर्गूमेंट्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट का आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट्स के सम के बराबर होता है। इसी तरह से आपके पास ये जो डिवीजन है इसका जो आर्गूमेंट है ये किसके बराबर, ये बराबर आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, यानी कि उन दोनों के जो एंगल्स हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। इस तरह से जब एंगल्स को आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो नया कम्प्लेक्स नंबर आपको मिला है डिवीजन के रिजल्ट में उसका आर्गूमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने MCQ के लिए याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, एक ये है एक ये है। इन दोनों को हमने डिवाइड करवाना है। तो हम जानते हैं जो इसका मॉडुलस है उसको हम R1 कह सकते हैं, इसके एंगल को हम θ1 कह सकते हैं, इसके मॉडुलस को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम R2 कह सकते हैं, और इसका जो एंगल है इसको हम कह सकते हैं θ2। सब्सटीट्यूट दी वैल्यू इन दी कोशेंट फार्मूला। जो कोशेंट फार्मूला यानी कि इनके जो डिवीजन का फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। पहले हमने फार्मूला लिख दिया Z1 ओवर Z2 बराबर होता है R1 ओवर R2 कॉज ऑफ θ1 माइनस θ2, और इस तरह से वैल्यूज पुट कर दें। R1 की वैल्यू आपके पास ये है, यानी कि इसका मॉडुलस पहले कम्प्लेक्स नंबर का ये आपके पास 2/7 वो लिख दें। उसके बाद आपने डिवाइड करवाना है इसके ऊपर 3/5। अब देखिए अगर आप 3/5 को करवाते हैं डिवाइड तो आपके पास यहाँ पे नीचे आएगा 3/5, लेकिन अगर आप इसको लिख देते हैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो फिर जो 3/5 है ये फिर बन जाएगा 5/3। ठीक है, ये उलट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर है कॉज और साइन, इनके एंगल्स लिखने हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि डिवीजन के अंदर हमने एंगल्स को माइनस करना होता है। आप इनके एंगल्स को माइनस कर दें। ठीक है, 7π/6 में से आप माइनस कर दें -π/2 को, इस तरह से 7π/6 माइनस -π/2। ठीक है, ख्याल रखना है सिर्फ 7π/6 -π/2 नहीं कर देना, माइनस तो इसके साथ पहले से है, आपने माइनस पहले लिखना है फिर ब्रैकेट लगानी है, दोनों को माइनस करेंगे तो एंड के ऊपर आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा, और यही आपके पास डिवीजन का रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन है वो भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 15। इसके अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z गिवन है, और उसके रिज़ल्ट में हमने इस इक्वेशन को x और y की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने Z को ख़त्म करना है, सिर्फ इसके अंदर x y बचने चाहिए। तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद Z की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड है उसको उन्होंने अलहदा सॉल्व कर लिया है, और इस साइड को उन्होंने यहाँ पे अलहदा से सॉल्व किया है। ठीक है, देखें दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व किया है, लेकिन जब एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल आएंगे तो वहाँ पे इनको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन होगी उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम वहाँ पे एट द सेम टाइम नीचे सॉल्व करते आएंगे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। उन्होंने सिंपली यहाँ पे Z की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे भी पुट कर दी है और यहाँ पे नीचे भी पुट कर दिया, लेकिन ऊपर यहाँ पे कंजुगेट भी है। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर उन्होंने यहाँ पे कंजुगेट ले लिया, आयोटा वाला जो आपके पास पार्ट है उसका साइन चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ भी और आयोटा y के साथ भी, 3y आयोटा हो जाएगा। अगर आप आयोटा कॉमन ले लें, और यहाँ पे भी क्योंकि आपके पास माइनस आयोटा है तो इनमें से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3y इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे जो माइनस आयोटा इसमें से जब आयोटा बाहर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1। उसके बाद यहाँ पे देखें जो आयोटा के बगैर वाले हैं 3x और 7 वो अलहदा कर दिए, और जो आयोटा वाला है वो यहाँ पे अलहदा कर दिया। ठीक है, आयोटा अलहदा और -3y जो है ये आयोटा के साथ लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे आप ये नोट करें कि साइडों के ऊपर जो साइन लिखा हुआ है या फिर ये दोनों लाइंस लगी हुई हैं साइड के ऊपर, ये किस वजह से हैं। ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली इस कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को डिनोट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस है वो उन्होंने यहाँ पे आगे कैलकुलेट कर दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। इधर भी उन्होंने यही किया है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे उन्होंने इसको जो नेम दिया था एक्सप्रेशन नंबर 1 का,
यहाँ पर उन्होंने ये वैल्यूज़ पुट कर दिए, ठीक है। इस साइड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी साइड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इन दोनों को उन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया, बराबर लिख दिया। और अगले स्टेप के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर ले लिया स्क्वायर। तो यहाँ से जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर से, उसके बाद इधर भी जब स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो गया, ये दोनों चीज़ें जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्क्वायर्स ओपन कर दिए, ठीक है। इस तरह से इसका स्क्वायर ओपन हो गया, इसका स्क्वायर इस तरह से ओपन किया है, a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद इधर भी इस तरह से हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जो y वाले टर्म्स हैं उनको आप एक साइड के ऊपर ले जाएं और x वालियों को एक साइड के ऊपर ले जाएं, लेकिन उससे पहले जो कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 9y स्क्वायर, ये प्लस का है, और इधर भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ये उधर जाके जब माइनस हो तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। इधर 9x स्क्वायर है और इधर भी प्लस का 9x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये बच गया और यहाँ पे हमारे पास ये 2 बच गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 1 है इसको अगर आप उधर ले जाके माइनस करवाएं तो 48 बच जाएगा। उसके बाद अगर आप पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। द इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन इन द कम्प्लेक्स प्लेन, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है ये 1 है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया और यही आपको चाहिए था। राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर x और y होने चाहिए, ना कोई मॉडुलस होना चाहिए और ना ही उसके अंदर आयोटा होना चाहिए, ना ही जी होना चाहिए। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 16, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो आर्गूमेंट है या फिर जो थीटा जब हम कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट इन्वर्स वाला फार्मूला यूज़ करके, उस फार्मूला का यहाँ पे कंसेप्ट है। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे इस चीज़ का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 16 को। शो दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स, ठीक है। हमने शो करने की जो इक्वेशन है ये इस तरह से आती है हमारे पास। कब आती है, किस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आती है वो कंडीशन आगे। इफ़ आर्गूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 3π/4 फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब बात को समझें, अगर आपके पास इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट ये हो तो इस कंडीशन के रिजल्ट में फिर आपने ये प्रूव करने के ये इक्वेशन इस तरह से बनती है। तो उसके लिए हमें आर्गूमेंट चाहिए इस कम्प्लेक्स नंबर का। आर्गूमेंट तो उन्होंने हमें बता दिया कि 3π/4 है, लेकिन हमारे पास ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने चेंज करना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखें हुआ क्या है, यहाँ पे सिंपली रियल पार्ट अलहदा हो गया है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने आर्गूमेंट का फार्मूला यूज़ किया जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था ये कि आर्गूमेंट आपके पास जो इस कम्प्लेक्स नंबर का ये बराबर है 3π/4 के। उसके बाद हमने आर्गूमेंट को 3π/4 के बराबर तो वैसे लिखा, लेकिन जो आर्गूमेंट की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, वो हमने फिर यहाँ पे उसके अंदर टेंजेंट इन्वर्स के अंदर पुट किया। एंड के ऊपर निकालेंगे इक्वेशन। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से गिवन कम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर अलग-अलग किया, या फिर उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हमने किस तरह से वाजे करके यहाँ पे शो करवाया, ये पहले देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो आर्गूमेंट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का, इसको अब यहाँ पे लिखें फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जी की वैल्यू दे दी हुई है उन्होंने, तो आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दें ऊपर भी और नीचे भी। अगले स्टेप के अंदर देखें हमारे पास जो आयोटा के बगैर वाले हैं वो इकट्ठे कर दिए, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया। उसके बाद इन दोनों में से भी आयोटा कॉमन आ गया, लेकिन हमें आयोटा वाले नीचे नहीं चाहिए होते, ठीक है। उसके लिए हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट और उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जो इसकी जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। फिर उसके बाद देखें क्या हुआ, जब सबको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, रियल पार्ट अलहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिया। नीचे यहाँ पे देखें फार्मूला एक अप्लाई हो गया है, a प्लस बी है, a माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे आयोटा स्क्वायर भी होना था, माइनस b स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से वो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद देखें ये वाला जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको आपने इधर भी डिवाइड करवा दिया अलहदा से, और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है 4x उसके ऊपर भी आपने अलहदा से डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक रियल पार्ट और एक आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब आपने आर्गूमेंट की वो वैल्यू यूज़ करनी है जो गिवन है क्वेश्चन में, और आर्गूमेंट की वो डेफिनेशन यूज़ करनी है जो हमने टेंजेंट इन्वर्स वाली डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही लिखना है, एज गिवन आर्गूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 3π/4 दिस इम्प्लाइज दैट। हम जानते हैं कि जो आर्गूमेंट है इसका फार्मूला भी हमारे पास एक होता है, टेंजेंट इन्वर्स इज इक्वल टू
इमेजनरी पार्ट दिस वन ये ऊपर आ गया, ओवर रियल पार्ट दिस वन, ठीक है, ये आ गया नीचे। तो किस चीज़ के बराबर है? 3π/4 के बराबर है, ठीक है। जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, देखें उन्होंने कैसे किया है। नेक्स्ट आपके पास ये वाली जो फ्रैक्शन है इसके ऊपर ये फ्रैक्शन हो रही थी डिवाइड। अब दोनों डिवीजन में है, देखें मिसाल के तौर पे ये जो ऊपर वाला पार्ट 4x इसको आप a कह दें, नीचे वाले को आप इसको b कह दें, और उसके बाद नीचे आपके पास जो फ्रैक्शन है इस पार्ट को आप कह दें c, और उससे नीचे वाले एंड वाले को आप कह दें d। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हैं दो फ्रैक्शन जो कि हो रही हैं डिवाइड। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये इस नीचे वाले के बराबर, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं बराबर। तो अगर यहाँ पे b है तो फिर इधर नीचे भी b ही होगा, इधर भी। दोनों यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं ये हो रही हैं डिवाइड। अगर आप दोनों फ्रैक्शंस को करवाते हैं मल्टीप्लाई, a/b करते हैं इनटू, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में फिर आप लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमिनेटर, b ऊपर आ जाएगा, और इसका जो c है ये आ जाएगा नीचे। तो b और b इस तरह से हो जाएंगे कैंसिल। तो इधर भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं ये हो गए कैंसिल, सेम थे दोनों, कैंसिल हो सकते थे। तो ये वाला आपके पास जो पार्ट है ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, ऊपर बच गया सिर्फ 4x और नीचे सिर्फ ये बच गया, इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके साथ था टेंजेंट। तो यहाँ पे जो टेंजेंट था उसका इन्वर्स भी था, ठीक है, टेंजेंट इन्वर्स है। तो आपने इस टेंजेंट इन्वर्स को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई किया टेंजेंट। आपने इधर भी टेंजेंट अप्लाई किया और फिर आपने इधर भी टेंजेंट अप्लाई किया। जब इधर आपने टेंजेंट अप्लाई किया तो क्योंकि पहले से टेंजेंट इन्वर्स था तो टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स हो गए ख़त्म, लेकिन टेंजेंट इसके साथ यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो 3π/4 है इसका हमने टेंजेंट फाइंड करना है, जो कि हमारे पास -1 के बराबर होते हैं। देखें 3π/4 को अगर आप चेंज करें रेडियंस के अंदर तो उसके बाद देखें रेडियंस के अंदर तो ये पहले से चेंज किया हुआ है। आप अगर इसको डिग्रीज के अंदर चेंज करें तो इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। डिग्रीज में इसको हम चेंज करके देखते हैं। 3π/4 हमारे पास है, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको 180/π के साथ, ठीक है, 45। उसके बाद 45 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आएगा 5 और साथ आएगा 31, ठीक है, 135 डिग्रीज। तो 135 डिग्रीज का जब आप टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको -1 मिलेगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 बराबर किसके है? जिस चीज़ के -1 बराबर है उसके साथ इसको हम लिखते हैं। अब उसके बाद बेसिक सा यहाँ पे अलजबरा यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगी जिस फॉर्म के अंदर हमने दिखानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड है ये बराबर हो गई -1 के, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसको आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यूँ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो कुछ भी है इसको आप उधर लेके आ जाएं, ठीक है, एक्स वाली साइड के ऊपर। और ये जो माइनस इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 4 होगा, इसको आप सिर्फ यहीं पे रहने दें। अगले स्टेप के अंदर आप यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर दें। स्क्वायर इसका कैसे कंप्लीट करेंगे देखें, यहाँ पे आपके पास है x² + 2ab, ठीक है, a की वैल्यू तो x है और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू इधर है 2, ठीक है, 4 है ना यहाँ पे, तो 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 और 2, और साथ आपको फिर यहाँ पे चाहिए b का स्क्वायर। b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इधर आपने 4 लगा दिया और 4 आपने फिर इधर भी लगाना है। जब इधर 4 लगाएंगे तो ये ऐड होकर 8 हो जाएंगे। y² पहले से मौजूद है और इसका जब आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल 16 है वो सॉल्व हो गई। यही चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यही आपको चाहिए था, यही प्रूव करना था, तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इस चीज़ को तो मैंने यहाँ पे बेसिक सा बता दिया इस कैलकुलेशन को, लेकिन जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहाँ पे इन कैलकुलेशंस को मैं काफ़ी डिटेल में समझा दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की एप्लीकेशंस हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स इन द रियल वर्ल्ड के अंदर हमने देखना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली एप्लीकेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कि हम एक्सरसाइज के अंदर भी देखेंगे, वो है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। हम वहाँ पे जो फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर वो ये फार्मूला, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही फार्मूला यूज़ करना है जिसके अंदर जो V है वो वोल्टेज है, I करंट होता है और उसके बाद जो Z है इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब ये है कि जो रुकावट होती है करंट को किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर, जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट होता है उस रुकावट को हम कहते हैं इम्पीडेंस, उसको Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 17 है, इसको देख लें। एग्जाम्पल के अंदर हमें सबसे पहले इम्पीडेंस गिवन है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू दिस वन, कम्प्लेक्स फॉर्म में है ओहम्स, ठीक है। जो इम्पीडेंस है इसका जो यूनिट है ये ओहम होता है, इसको आपने याद रखना है। एट ए वोल्टेज ऑफ दिस 1 वोल्ट्स, ठीक है। इतने आपके पास जो वोल्ट्स हैं वो वोल्टेज है। दो चीज़ें आ गई, आपके पास इम्पीडेंस भी आ गई, आपके पास वोल्टेज भी आ गई। आपने देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपने करंट फाइंड करना है। दो चीज़ें पता हैं, तीसरी चीज़ आप फाइंड करेंगे इस फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो V होता है वो बराबर होता है IZ के, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें V पता है
हमें जी भी पता है, हमने आई फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जी को लेके जाएंगे दूसरी साइड के ऊपर, जो कि डिवाइड हो जाएगा जाके वोल्टेज के ऊपर, या फिर आप इसी इक्वेशन के अंदर सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें। वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, उसके बाद जो आई है उसको हमने वैसे लिख दिया क्योंकि ये हमने फाइंड करना था। उसके बाद जो हमारे पास जी है इम्पीडेंस ये वाली, इसकी हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमारे पास जो आई है उसको हमने यहीं पे रहने दिया वैसे ही, ठीक है, आई हमारे पास यहीं पे है। और जो ये वाला हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इम्पीडेंस, इसको हमने उधर ले जाके यहाँ पे नीचे डिवाइड करवा दिया। उसके बाद देखें दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हम जानते हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो उनके जो मॉडुलस होते हैं आपने उनको सिंपली डिवाइड करवाना होता है, और उसके बाद जो उनके एंगल्स होते हैं उनको आपने करना होता है माइनस, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले का जो एंगल है वो आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास एंड के ऊपर ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर कॉस को, इस नंबर की कॉस को और इस नंबर के साइन को, तो आपके पास ये आंसर आएंगे, एंड के ऊपर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास जो करंट है वो इस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के, ठीक है, ये आपके पास करंट है। तो यहाँ पे देखें जो उन्होंने लिखा है ये, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी है, ये नहीं है आपके पास यही करंट की वैल्यू, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक और एग्जांपल है कम्प्लेक्स नंबर्स की है क्रिप्टोग्राफी। देखें क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको फिर हमने चेंज करना होता है एक कोड के अंदर, ठीक है, एक साइफर टेक्स्ट के अंदर। हमारे पास जो सिंपल वर्ड्स होते हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद हमने की को यूज़ करना होता है जो कि मैथमेटिकल की होती है, उस की को यूज़ करके हमने उस टेक्स्ट को चेंज करना होता है सीक्रेट कोड के अंदर जिसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। उसके बाद वो जो की होती है हमारे पास, उस की हमने लेनी होती है इन्वर्स की, इन्वर्स की को यूज़ करके फिर हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो काम होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट को, ऐसा टेक्स्ट जो कि पढ़ा जा सके उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने का प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं इनक्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास होता है दूसरा प्रोसेस जिसके अंदर हम साइफर टेक्स्ट को चेंज करते हैं वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर, इसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस के अंदर हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जो कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसको हम कोडेड लैंग्वेज में चेंज करते हैं, उसको हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, इसे इनक्रिप्शन कहते हैं। फिर जब इनक्रिप्शन को हम वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के लिए यानी कि किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए हमें की चाहिए होती है, और उसके बाद उस की एक इन्वर्स की भी होती है जो कि फिर इनक्रिप्टेड को यानी कि आपके पास जो साइफर टेक्स्ट होता है उस फॉर्म से वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं इन्वर्स की। तो हमारे पास ये होती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम ये काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर एंड के ऊपर हमारे पास 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर ये क्रिप्टोग्राफी का जो कंसेप्ट है काफ़ी डिटेल में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल लिखी हुई है क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, इसको आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, वो वहाँ पे मैं डिटेल से करा दूंगा, इसका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने अब यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे।